नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है। ये प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल, इसमें जो है आप बिल्कुल सही ढंग से ध्यान से पढ़िए। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, यहाँ से प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल में आज जो है न्यूमेरिकल जो है हमारे पास रखा हुआ है। देखिए, यहाँ से एक सवाल रखा हुआ है। क्या कह रहा है सवाल? एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से, एक पुल से एक पत्थर, ये जो है आपका पुल बना हुआ है मान लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? पुल का ये केवल खंभा दिखाया गया। पुल में यहां से ऊंचाई पर चढ़कर कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है। तो ये जो है एक पुल है जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लिए हैं। बात समझ रहे हैं ना? एक पुल से एक पत्थर, एक पुल से एक पत्थर, ये देखिए यहां पत्थर रखा हुआ है। एक पत्थर क्षैतिज से, क्षैतिज का मतलब समझते हैं ना? ये क्षैतिज लाइन होती है। ये क्या कौन सी लाइन? ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। तो यहां से ये जो है ये पत्थर है और ये लाइन कौन सी है आपकी? ये क्षैतिज लाइन है। तो एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से कितना अंश कोण बनाते हुए, ये देखिए क्षैतिज से कितना अंश, 30 अंश कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। ये फेंका जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाते हुए नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर 30 अंश के कोण पर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहां से एक पुल से एक पत्थर जो है, एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाते हुए 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की तरफ फेंकते हैं। जैसे यदि इसको हम चित्र बनाते हैं अलग, तो कैसे बनाते? एक पुल था मान लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? यहां से ये क्या है? ये पुल है और इस पुल से एक पत्थर जो है, ये क्षैतिज लाइन है आपकी। ये कौन सी लाइन है? ये क्षैतिज लाइन है। ये क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज ऐसी ही होती है, ये लाइन हमारी क्षैतिज होती है। तो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए, क्षैतिज से कितना अंश का कोण? ये 30 अंश का कोण। क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाते हुए कितने वेग से? 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की तरफ फेंका जाता है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर कितने सेकंड में? 2.5 सेकंड में जल से टकराता है। बात समझ रहे हैं ना? यहां से टकराने की, यहां तक पहुंचने की जो समय है वो कितना दिया? 2.5 सेकंड। तो देखिएगा यहां से जो है हमारे पास ये जो है कितना दिया हुआ भाई? u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड और कोण 30 अंश दिया है। तो इसके दो घटक कर लीजिए। ये जो है जो कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है, जो कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है वो सदैव क्षैतिज घटक होती है और काश में वियोजित होती है सदैव। तो ये जो है देखिए इसमें u, ये आपका u कितना दिया? 25 मीटर प्रति सेकंड और ये 30 अंश है। इसके साथ ये जुड़ी हुई लाइन है। इस u के साथ, इस u के साथ ये लाइन जुड़ी हुई है। इस कोण के साथ, इस कोण के साथ ये लाइन जुड़ी है और ये लाइन जुड़ी नहीं है। इस कोण के साथ बिल्कुल अलग है ये लाइन जो नीचे दिखाई जा रही है। ये इधर वाली इस कोण के साथ जुड़ी है। तो जो कोण के साथ जुड़ी होती है वो सदैव काश में वियोजित होती है और क्षैतिज घटक होती है, और जो कोण के साथ जुड़ी नहीं होती है वो सदैव साइन में वियोजित होती है, ऊर्ध्वाधर घटक होती है। तो यहां से देखिए ये कौन सा घटक है भाई? ये आपका क्षैतिज घटक, u का क्षैतिज घटक ux है और ये u का ऊर्ध्वाधर घटक ui, और ये ऊर्ध्वाधर घटक सदैव किसमें वियोजित होता है? साइन में, क्योंकि ये कोण के साथ जुड़ा नहीं है। और जो कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है वो सदैव क्षैतिज घटक कहलाती है और काश में वियोजित होती है। इसलिए 25 का जो है क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? 25 का 30 और 25 का ऊर्ध्वाधर घटक 25 साइन 30 हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए यहां से जो है हमें निकालना क्या है? तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई निकालना है। तो यहां से देखेंगे भाई हम करेंगे क्या? इसमें जो है गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे। ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण कितना बनता है भाई? गति का द्वितीय समीकरण, जब वस्तु नीचे आ रही है, ये वस्तु हमारी नीचे आ रही है, बात समझ रहे हैं ना? जब वस्तु नीचे आ रही होती है तो h बराबर क्या होता है? h के स्थान पर कैपिटल H,
h बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। जब वस्तु ऊपर जा रही हो, बात समझ रहे ना, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहां से ऊंचाई हमें निकालना है। तो देखिए कौन सी गति ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति, तो वेग कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर वेग। ये जो है इस वेग के दो घटक, एक क्षैतिज वेग ux और ऊर्ध्वाधर वेग uy, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से ऊर्ध्वाधर वेग uy लेंगे, ये बात क्लियर है ना सभी को। तो यहां से ऊर्ध्वाधर वेग uy लिया जाएगा और यहां से g का मान दिया है, t का मान दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो h बराबर uy का मान कितना दिया, देखिए 25 sin 30, तो 25 sin 30 हो गया। और इसके बाद इनटू में t, समय का मान देखिए कितने सेकंड, 2.5 सेकंड, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2.5 और प्लस 1/2, g का मान कितना है 9.8, तो 9.8 और गुणे में t का मान कितना है, समय का मान हमारे पास 2.5 सेकेंड, तो यहां से 2.5 और वर्ग लगा, क्या लगा देंगे वर्ग लगा दिया। अब इसके बाद देखिएगा यहां से 25 और गुणे में क्या हो जाएगा sin 30, sin 30 का मान 1/2 होता है, ध्यान रखिए sin 30 का मान 1/2, गुणे में 2.5 और प्लस यहां से 1/2 और गुणे 9.8 और गुणे में 25 का वर्ग, 2.5 का वर्ग, पहले 25 का वर्ग कर दीजिए, तो यहां से 2.5 का वर्ग मतलब 2.5 गुणे 2.5, तो 25 हम 625 और कितने अंक पहले दशमलव, 1 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया। अब इसके बाद देखिए यहां से हमारे पास बनेगा 25 हम 625, 25 गुणे 25 कितना बनेगा, 25 हम 625 और कितने अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव और बटे में 2 और प्लस यहां से हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा यहां से बनेगा आपका जो है 9.8 गुणे 6.25 और बटे में कितना है 2 रखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से जो है यहां से हम कह सकते हैं 10 का यदि अंश और हर में गुणा करा देंगे, देखिएगा यहां से 10 का अंश में इसमें गुणा, 10 का हर में गुणा करा दें, तो जब 10 का अंश में इसमें गुणा कराएंगे 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, 0.1 अंक आगे खिसक गया तो 62.5 हो गया और 10 का इसमें गुणा करा दिए। अब देखिए यहां से कॉमन क्या बन रहा है, 62.5/2 इसमें दिख रहा है, 62.5/2 इसमें भी दिख रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखिए कि यहां से हमारे पास बनेगा, आगे इसको हटा दिया जाए तो यहां से सवाल बनेगा, यहां से h इज इक्वल टू बनेगा आपका कितना 62.2 और बटे में 62.5 और बटे 2 कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा 1 बचा और प्लस यहां से 62.5/2 कॉमन, तो क्या बचा 9.8 बटे में 10 बचा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए 62.5/2 इसमें दिख रहा है, ये निकाल लिया तो 1 बचा, 62.5/2 इतना निकाल लिया तो 9.8/10 बचा। अब यहां से h इज इक्वल टू बनेगा 62.5/2 और गुणे में यहां से 1 प्लस इसमें जब 10 का भाग करेंगे 0.1 अंक पीछे खिसक जाता है, यदि 100 का भाग करते 0.2 अंक पीछे खिसक जाता, तो इसको कह सकते हैं 0.98 कह सकते हैं। तो अब यहां से देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे आराम से तो समझ में आ जाएगी ये कंडीशन क्या है। तो यहां से हमारे पास बनेगा h बराबर, ये दशमलव हटाने के लिए 10 का अंश और हर में गुणा, 10 का जब अंश में गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, 625 हुआ, 10 का हर में गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ आपका, ये जो है 2 गुणे 10 कहलाएगा और गुणे में ये कितना है, 1 में 0.98 जोड़ेंगे तो 1.98 हुआ। अब इसके बाद देखिए 625 में 2 का भाग कराएंगे, तो यहां से 2 का भाग कराइए तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, इसके बाद यहां से 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, दशमलव लगाया 10 हुआ, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहां से h बराबर कितना आ गया 312.5 और बटे में 10 और गुणे में 1.98। अब देखिए कैलकुलेशन भाई, यहां से 10 का भाग कराएंगे, जब 10 का भाग कराएंगे 0.1 अंक और पीछे खिसक जाएगा, तो ये 31 दशमलव, ये 1 अंक पीछे खिसक गया 31.25, 10 का भाग करा दिए और गुणे में 1.98, तो 31.25 में 1.98 का गुणा कराना है, तो देखेंगे भाई 3125
और 198 है, तो यहां से बने कितना 8 5 40 की 0 हासिल 4 हुआ। बात समझ रहे हैं ना। और 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2 हुआ। 8 एकम 8 2 10 की 0 हासिल 1 8 त्रिक 24 1 25 हुआ। तो यहां से एक बार फिर से देखेंगे 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 दूनी 16 16 4 20 की 0 हासिल 2 8 एकम 8 2 10 की 0 8 त्रिक 24 1 25। इसके बाद 9 5 45 की 5 हासिल 4 और इसके बाद जो है 9 दून 18 18 4 22 की 2 हासिल 2 हो गया। और इसके बाद 9 एकम 9 2 11 की 1 हासिल 1 और इसके बाद 9 त्रिक 27 1 28 हुआ। और 1 का 5 के साथ तो 5 1 का 2 1 3 हो गया। तो 0 5 और इसके बाद 5 2 7 और यहां से 5 2 7 1 8 हुआ। 8 2 10 1 11 की 1 और इसके बाद जो है और 3 2 5 1 6 हुआ। तो कितना हो गया 61 875 और 0 कितने अंक पहले दशमलव देखिए 2 2 4 अंक पहले दशमलव। तो 2 2 4 अंक पहले दशमलव लगा दो तो 2 2 4 अंक पहले दशमलव हो जाएगा और ये किस में आएगा मीटर में आ जाएगा। तो ऊंचाई हमारी जो है 61.875 मीटर हो जाएगी। ये तो ऊंचाई निकली है। बात समझ रहे हैं ना। ऊंचाई निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, केवल ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण लगा दिए। कौन सा h बराबर ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर वेग ui होगा। तो इसका वेग एक्चुअली में u है, u का क्षैतिज वेग u cos 30 मतलब 25 cos 30 और u का जो है ऊर्ध्वाधर वेग, u का ऊर्ध्वाधर वेग ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में वियोजित होता है। तो u sin 30 का मतलब 25 sin 30। बात समझ रहे हैं ना। तो ui रखा गया है, ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण लगाए हैं। तो गति का जब द्वितीय समीकरण होगा ऊर्ध्वाधर, तो यहां से जो है ऊर्ध्वाधर वेग रखा जाएगा ui और समय दिया है और g का मान भी दिया, h का मान आराम से निकल आएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और पूछ रहा है देखो एक इसमें पूछ रहा है क्या पत्थर का क्षैतिज परास भी ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज परास r का मान निकालना है। तो क्षैतिज परास r निकालना है तो r के लिए फार्मूला होता है। चलिए देखेंगे फार्मूला। तो r की वैल्यू देखिए क्षैतिज परास जो है, क्षैतिज परास को r के स्थान पर x भी कह सकते हैं। तो r अथवा x का मान क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g होता है। तो अब इसमें वैल्यूज रखना केवल। तो r इज इक्वल टू बनेगा u का मान क्या हो जाएगा u बराबर 25 दिया है तो यहां से 25 का वर्ग और इंटू में साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना दिया है देखिए साइन 2 थीटा, तो थीटा का मान 30 तो 30 रख लिया बटे में जी 9.8। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाएगी भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो 9.8 ना लेके हम 10 ले रहे हैं, लगभग में आंसर आएगा। थोड़ा सा बस इधर उधर आएगा, दशमलव के 1-2 स्थान तक इधर उधर आएगा, बाकी आपका पूरा आंसर उसी प्रकार रहेगा। तो 9.8 के स्थान पर क्या ले लिए जो है 10 ले लिए जी का मान। तो r की वैल्यू देखिए यहां से क्या बनेगा 25 का वर्ग, 25 25 हम 625 और गुणे में साइन 30 दूना क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 तो साइन 60 और बटे में क्या हो जाएगा 10। तो देखिए r इज इक्वल टू बनेगा 625 और गुणे में साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 का मान √3/2। तो यहां से √3/2 और नीचे पहले से क्या रखा है 10 पहले से रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है हमारे पास देखिए अब कितना बना, यहां से जो है 2 का इसमें भाग करा दीजिए। तो जब 2 का भाग कराएंगे 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 एकम 2 और यहां से 2 दूना 4 तो 5 से 4 गया 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हुआ, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब इसके बाद देखिए r इज इक्वल टू कितना बना r बराबर 312 और 0.5 और गुणे में √3 का मान 1.732 होता है। तो और बटे में कितना है बटे में 10 है। बात समझ रहे अब यहां से जब 10 का भाग कराएंगे तो 0.1 अंक और पीछे खिसक जाएगा। तो r बराबर यहां से कितना हो जाएगा 31.25 और गुणे में 1.732 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास बनेगा यहां से जो है
लगभग में मान ले लें या तो पूरा गुणा करा दें, बात समझ रहे हैं ना। तो 1.732 का गुणा कराना है 3125 में। तो देखिए गुणा कैसे बनेगा, यहां से 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 तेई 15 1 16 की 6 हासिल 1 हो गया। और इसके बाद 5 सदे 35, 35 1 36 की 6 हासिल 3 हुआ। और 5 1 कम 5 3 8 हुआ। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 की 4 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 हुआ। और 1 का 2 के साथ तो 2 1 3 7 और इसके बाद 1 हुआ। 3 दूनी 6 बनेगा। और इसके बाद 3 त्रिक का 9, 3 सते 21 की 1 हासिल 2 और 3 1 कम 3 2 5 हुआ। यहां से कितना बना देखिए 0, 6 4 10 की 0 हासिल 1 और 6 6 12, 12 2 14 1 15, 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा। और यहां से देखिए 1 बना तो 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा 16 6 22 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। 22 की 2 हासिल 2 हो जाएगा। तो अब यहां से जो है 7 2 9 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़िए तो 7 2 9, 9 9 जो है 9 दून 18 और 18 3 क्या हो जाएगा 18 3 21 की 1 हासिल 2 और 2 1 3 1 4 और इसके बाद 5। तो ये कितना बन जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 54। देखिएगा 54 12 500, 54 12 और इसके बाद 500 आ गया। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से कितने अंक पहले दशमलव 3 2 5 अंक पहले दशमलव, तो 3 2 5 अंक पहले दशमलव लगा दिया और किस में आएगा मीटर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इसी टाइप के सवाल आपके पास आते हैं परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो। बात समझ रहे हैं ना। तो परीक्षाओं में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, ऐसी ही स्थिति के सवाल आते हैं। चलिए एक सवाल इसमें और देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है हमारे पास, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे भाई। दूसरा नंबर सवाल है, एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर, एक पिंड एक मीनार की चोटी से, मीनार बना लीजिए। तो हमारे पास मान लीजिए ये क्या हो गई, एक मीनार हो गई। ये मीनार का क्या हो गया, आधार हो गया। तो मीनार का आधार हो गया। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए क्या है, एच है। बात समझ रहे हैं ना। ये मीनार की ऊंचाई हो गई। ये मीनार हो गई। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, एच मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, एक पिंड एक मीनार की चोटी से, एक पिंड जो है एक मीनार की चोटी। तो मीनार की चोटी क्या कहलाएगी, ये हमारे पास क्या है, मीनार की चोटी है। बात समझ रहे हैं ना। एक पिंड है, ये मीनार की चोटी पर रखा है। तो एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर, बात समझ रहे हैं ना, क्षैतिज से। यहां से क्षैतिज की लाइन कौन सी होगी भाई, ये हमारी क्या है, क्षैतिज की लाइन है। बात समझ रहे हैं ना, ये क्षैतिज की लाइन है। तो क्षैतिज के साथ ऊपर की ओर क्षैतिज से कितना अंश कोण बनाते हुए, 30 अंश कोण बनाते हुए। तो यहां से देखिए, यहां से हमारे पास जो है 30 अंश कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जो है क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए, 30 अंश कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार जो है गिरता है। बात समझ रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार जाएगा। तो ये जो है एक पिंड एक मीनार की चोटी से, एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर फेंका गया है। इसको किधर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर। और क्षैतिज से कितना अंश कोण बनाते हुए, ये क्षैतिज से देखिए इस पिंड को ऊपर की ओर क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए, कितने अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका गया है। अब देखिए यहां से कितने वेग से फेंका गया है, बनाता हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका वेग कितना दिया है, u बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। u बराबर कितना दिया आपका, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस u के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। बात समझ रहे हैं ना। तो ऊर्ध्वाधर घटक, तो अब देखिए इस पिंड के दो घटक, इस वेग के दो घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक सदैव काश में वियोजित होता है। तो u कास थीटा, या u के स्थान पर u कास थीटा का मतलब, थीटा का मतलब 30 और u के स्थान पर क्या हो जाएगा 20। तो यहां से देखिए इसका जो क्षैतिज घटक होगा ux कहलाएगा। क्षैतिज घटक सदैव ux कहलाता है। तो क्षैतिज घटक सदैव काश में वियोजित होता है। तो ux बराबर 20 कास 30 हो गया। और ऊर्ध्वाधर घटक सदैव साइन में वियोजित होता है, जिसे ui कहते हैं। तो
तो UI बराबर क्या हो जाएगा 20 sin 30। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा भाई, क्षैतिज घटक सदैव किसमें काश में वियोजित होता है, ऊर्ध्वाधर घटक सदैव साइन में वियोजित होता है। क्षैतिज घटक सदैव काश में, ऊर्ध्वाधर घटक सदैव साइन में, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा 20 काश 30 और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा 20 साइन 30, और क्षैतिज को UX और ऊर्ध्वाधर को UI कहते हैं। अब देखिए पिंड को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, पिंड जो है एक्चुअली में फेंका जाता है ऊपर की ओर, लेकिन ये आता किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, इसलिए इसके ऊर्ध्वाधर वेग देखिए, इस वेग के दो घटक, एक क्षैतिज वेग और एक ऊर्ध्वाधर वेग। तो ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ है, इस वेग को पलट दीजिए, क्योंकि गेंद आती किधर की तरफ है, नीचे की तरफ गेंद आती है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ है, तो इसका वेग नीचे की तरफ पलट दीजिए, ऊपर की तरफ प्लस जो है प्लस UI है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस UI हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ऊपर की दिशा को प्लस मान रहे हैं, ऊपर की दिशा क्या मान रहे हैं प्लस, तो नीचे की दिशा क्या मानेंगे माइनस मानेंगे, तो माइनस UI हो गया, तो UI का मान रख दीजिए माइनस। उसी प्रकार तो यहां से क्या हो जाएगा UI, तो जानते ही UI कितना दिया है 20 sin 30 दिया हुआ है। तो यहां से जो है देखिए, चूंकि इसको ऐसे इसलिए लिए है चूंकि गेंद किधर की तरफ आ रही, गेंद नीचे की तरफ आ रही है, गेंद किधर की तरफ आ रही है नीचे की तरफ, तो हमें ऊपर वाला क्षैतिज, तो ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर वेग नहीं चाहिए ऊपर की तरफ, हमें नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वेग चाहिए। ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर भी होता नीचे, तो चूंकि गेंद नीचे की तरफ जा रही इसलिए नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग चाहिए। तो अब देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है भाई, गति का द्वितीय समीकरण होता है H बराबर, H के स्थान पर कैपिटल H, बात समझ रहे हैं, H के स्थान पर कैपिटल H बराबर UT, और वस्तु ऊपर से नीचे आ रही इसीलिए नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग लिए हैं, ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर वेग UI, तो नीचे वाला जस्ट इसका हमने पलट दिया, बात समझ रहे हैं, ऊपर की दिशा को प्लस मान रहे हैं, नीचे की दिशा क्या मान रहे हैं माइनस, तो ऊपर यदि प्लस UI है तो इसका जस्ट पलट दिया, नीचे वाला क्या हो गया माइनस UI हो गया। तो यहां से H बराबर UT, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहां से चूंकि कौन सी गति की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति की बात हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर गति में ऊर्ध्वाधर वेग होगा, ये वेग कौन सा होगा ऊर्ध्वाधर वेग। तो इस वेग U के दो घटक, एक क्षैतिज घटक क्षैतिज वेग और एक ऊर्ध्वाधर वेग, चूंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है इसलिए नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग चाहिए, ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर वेग प्लस UI है, नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग माइनस UI, तो UI चाहिए, और कौन सा ये नीचे आ रही वस्तु, इसलिए यहां से जो है क्या हो जाएगा H बराबर माइनस UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर वेग लिया गया है, ऊर्ध्वाधर वेग लिया गया है, वस्तु नीचे आ रही इसलिए नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग लिए हैं। अब देखिए H बराबर यहां से वैल्यू रखिए, H बराबर माइनस उसी प्रकार UI का मान कितना होता है 20 sin 30, तो 20 हो गया, और इंटू में sin 30 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है। UI का मान क्या है, UI का मान 20 sin 30, तो 20 हो गया, sin 30 का मान 1/2 गुणे में T है, तो T का मान देखिए कितना, T का मान कितने, उड़ान के 5 सेकंड पश्चात, तो T का मान कितना दिया है 5 सेकंड, तो 5 रख दिया प्लस 1/2, G का मान 9.8, तो 9.8 और गुणे में T का मान 5 सेकंड, तो 5 का वर्ग, यहां से T का मान कितना होगा 5 का वर्ग, 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए यहां से 2 1 कम 2 2 दहम क्या हो गया 20, तो H बराबर क्या हो गया माइनस 10 गुणे 5, तो 10 5 क्या हो गया 50, तो माइनस 50 प्लस यहां से 2 से कैंसिल करा दीजिए, 2 1 कम 2 2 चौको 8 1 9, बात समझ, 2 चौको 8 हो गया। देखिए 2 1 कम 2 2 चौको 8 8 1 9, तो 2 9 क्या हो जाएगा 18 4.9, तो यहां से प्लस में क्या हो जाएगा 4.9 और गुणे में क्या हो गया 25 हो गया। अब इसका गुणा कराइए, तो यहां से जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4.49 में 25 का पहले गुणा कराइए, तो 5 9 45 की 5 हासिल 4 हो गया। इसके बाद 5 चौको 20 4 24,
बात समझ रहे हैं? 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, इसके बाद 5 हुआ, 8 4 12 की 2 हासिल 1, और इसके बाद 9 2 11, 11 1 12 हो गया। तो यहां से कितना हुआ भाई? -50 और प्लस इसका गुणा इन दोनों का 1225 आया। 1225 कितने अंक पहले दशमलव? एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। तो 122.5 प्लस का है -50 है, तो 122.5 से 50 घट जाएगा, तो इसको घटा दीजिए। देखिए घटाने में कितना बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। 122.5 से 50 घटाना है, तो 122.5 से हमें 50 घटाना है, तो 50 को 50.0 भी कह सकते हैं। तो यहां से 5 से 0 घटा 5, 0.2 से 0, तो यहां से 2 हुआ, और यहां से जो है 12 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो ये कितना आ गया? ऊंचाई इसकी 72.5 मीटर। बात समझ रहे हैं ना? यच का मान, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 72.5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई निकल आई। अब क्या निकालना है? पिंड का क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास क्या होगा? फार्मूला, परास एक प्रकार की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। बात समझ रहे हैं ना? परास अथवा इसी क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो क्षैतिज परास निकालना है, मतलब क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई? परास को ही क्या कहते हैं? दूरी। तो परास या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है? समय। चूंकि क्षैतिज की बात हो रही है तो यहां क्षैतिज लगेगा, तो यहां भी क्या लग जाएगा? क्षैतिज लग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए परास अथवा परास को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास की बात होगी तो क्षैतिज चाल गुणे समय। तो देखिए यहां से जो है 2 चालें दी हैं, 2 वेग दिए हैं। इस जो है इस चाल u के 2 वेग हैं, 2 चाल हैं। एक क्षैतिज चाल, क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर चाल अथवा ऊर्ध्वाधर वेग कह सकते हैं। तो क्षैतिज वेग कितना दिया? क्षैतिज चाल ux, तो क्षैतिज चाल कितनी हो गई आपकी? ux हो गई, इंटू समय t दिया हुआ है। तो यहां से रख दीजिए मान। तो ux का मान कितना? 20 cos 30 हो गया, इंटू में t का मान कितना? उड़ान के 5 सेकंड पश्चात पृथ्वी से टकराता है, तो यहां से 5 हो गया। तो अब देखिए 20 गुणे यहां से cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 इंटू में 5 हो गया। तो यहां से 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो यहां से 10 पचे 50, 50 √3 मीटर हो गया। परास आपका कितना हो गया? क्षैतिज परास 50 √3 मीटर। तो ये हमारे पास जो है इस टाइप के सवाल भाई परीक्षा में आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इस टाइप के सवाल परीक्षा में आते हैं। जितने टाइप हमने कराए हैं ये सभी टाइप के सवाल आप किताब से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जो होमवर्क हम देते हैं उसको करके दिखाइए। कई लोग होमवर्क करके नहीं दिखाते, ये बहुत गलत बात है भाई। बात समझ रहे हैं ना? यदि यहां पर इतनी मेहनत हो रही है तो आप होमवर्क करके, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वो होमवर्क करके व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दिया रहता है। व्हाट्सएप नंबर वहां पर जो है हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो उसको जो है करके जो है फोटो खींच के बढ़िया सेंड कर दीजिए। तो उससे थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि हाँ लड़के कुछ देख रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें जो है 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक गोला 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। बात समझ रहे हैं ना? एक गोला 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि प्रक्षेपण बिंदु का मतलब जहां से हम फेंक रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? प्रक्षेपण बिंदु आपका पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, किसी ऊंचाई पर। बात समझ रहे हैं ना? प्रक्षेपण बिंदु मीनार हो सकती है, प्रक्षेपण बिंदु पुल हो सकता है। प्रक्षेपण का मतलब फेंकने वाला। बात समझ? प्रक्षेपण बिंदु का मतलब फेंकने वाला बिंदु। तो यहां से जो है एक गोला क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर कितने वेग से? 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से, बात समझ रहे हैं ना? जैसे जो है ये मान लीजिए कोई भी प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण स्थान कोई भी कह सकते हैं। प्रक्षेपण स्थान पर्वत हो सकता है, प्रक्षेपण स्थान पर्वत हो सकता है, मीनार हो सकती है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रक्षेपण बिंदु हो गया। यहां से फेंका जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। तो प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई पर है? 12 मीटर की ऊंचाई पर है, 12 मीटर की ऊंचाई पर है। बात समझ रहे हैं ना?
और ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी तल पर गोले के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। यहां से जो है, यहां से देखिए 30 अंश के कोण पर ये क्षैतिज की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? क्षैतिज की लाइन से कितने अंश कोण पर? 30 अंश कोण पर ऊपर की ओर। 30 अंश के कोण पर ये जो है देखिए 30 अंश कोण पर ऊपर की ओर कितने वेग से? ये जो है 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। तो कुछ यहां से ऐसे गिरेगा। तो इसकी परास की हमें क्या करना है? गणना करना है। परास आर की गणना करना है। तो क्षैतिज परास बराबर क्या होता है? फार्मूला क्षैतिज परास बराबर होता है, देखिए परास को दूरी कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन चूंकि करना है आप सभी लोगों को। तो क्षैतिज परास का मतलब क्या होगा भाई? परास मतलब एक प्रकार की दूरी होती है, बात समझ रहे हैं। क्षैतिज दूरी तो परास बराबर परास अथवा दूरी और चाल गुणे समय। और ये कौन से परास की बात हो रही? क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास बराबर क्या हो जाएगा? क्षैतिज चाल गुणे समय हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्षैतिज चाल अथवा वेग, क्षैतिज वेग तो निकल आएगा, क्योंकि इस वेग के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक सदैव काश में। तो 14 मीटर प्रति सेकंड का जो है क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? 14 काश 30। बात समझ रहे हैं ना। यहां से देखिए ये जो वेग है इसका क्षैतिज घटक, इस वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होता है, तो 14 काश 30। इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में, तो 14 साइन 30 हो गया। अब देखिए क्षैतिज घटक को यूएक्स कहते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कहते हैं? यूआई कहते हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए चूंकि पिंड नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए यूआई ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ है और पिंड की गति नीचे की तरफ है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके वाई को ऊपर के, ये जो यूआई ऊपर की तरफ है इसको पलट दीजिए नीचे की तरफ हो जाए, तो यूआई किधर की तरफ हो गया? नीचे की तरफ। तो यूआई ऊपर की तरफ प्लस में है तो नीचे की तरफ क्या होगा? माइनस का यूआई होगा, बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिए हमें मेन रूप से क्षैतिज वेग तो पता है, 14 काश 30 क्षैतिज वेग आपका पता है, क्षैतिज चाल। समय पता करना है, तो समय पता करने के लिए एक जो है ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण लगा दो। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? h बराबर यूटी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण लगा रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण ये, तो वेग कौन सा लिया जाएगा? ऊर्ध्वाधर वेग, तो यूआई होगा। और चूंकि पिंड नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे वाला ऊर्ध्वाधर वेग, ये क्षैतिज वेग, ये नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वेग, क्योंकि पिंड नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वेग माइनस यूआई। तो h का मान दिया, देखिए ui का मान दिया है, g का मान दिया 10, t का मान आराम से निकल आएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से इस इक्वेशन की सहायता से समय t का मान निकालिएगा, फिर क्षैतिज चाल दी हुई है और समय t में यहां से निकाल के यहां पर समय t का मान रख देंगे, आराम से क्षैतिज परास की गणना हो जाएगी। ये बात क्लियर है ना सभी को? अगर कोई भी दिक्कत है भाई, इसका होमवर्क जो है, इसका होमवर्क सभी लोग करके, बात समझ रहे हैं ना, फोटो कॉपी खींच के बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जो जितना सवाल बता दिया जाता बस उतना नहीं नोट करते, कुछ आप अपने से भी लगाते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको होमवर्क करके भाई हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7985567816 में जो है सभी लोगों को करके जो है फोटो खींच के दिखाना इसको, बात समझ रहे हैं ना। और यदि बढ़िया वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देंगे भाई, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है, और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास। और यदि आप देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है लगातार वीडियो आपको मिलते रहे।